हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अहमदाबाद प्लेन क्रैश। तो इससे रिलेटेड हमारे पास अभी दो आर्टिकल है और पहला आर्टिकल में फ्लाइट के बारे में बताता है कि फ्लाइट में हुआ मतलब कितने पैसेंजर्स थे, कितना अच्छा फ्लाइट, उसका एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, क्या क्या उसमें मतलब बहुत एक्सपीरियंस चेंज होने के बाद भी क्यों ये सब ट्रेजेडी हुआ। और दूसरा आर्टिकल में बताता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ एक रेसिडेंटल एरिया था, तो उस रेसिडेंटल एरिया में क्या क्या इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में बताता है। तो पहले हम ये वाला आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्टिकल में बताया है कि एयर इंडिया फ्लाइट विथ 242 ऑन बोर्ड क्रैशेस इन अहमदाबाद। एयर इंडिया का फ्लाइट जो 242 मेंबर्स को कैरी करके लंदन तक जा रहा था, वो बीच में ही क्रैश कर गया। एयर इंडिया का जो फ्लाइट 171 है, अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:38 पीएम पे टेकअप करता है और उसके जस्ट 40 सेकंड के बाद क्रैश कर जाता है। ऐसा सीसीटीवी फुटेज से जो कैप्चर हुआ है उसके अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है कि 40 सेकंड के बाद ही वो क्रैश हो गया और एयरबोर्न हो गया। पहले हम जानते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस रीजन के वजह से हुआ। किस रीजन के वजह से हुआ, मे बी वो टेक्निकल इशू हो सकता है, मे बी कोई बोलता है कि बर्ड इशू था या वेदर इशू था, ये अभी तो नहीं पता। इसलिए हम उस चीज़ में ध्यान तब देंगे जब उसका डाटा आ जाएगा। अभी हम ध्यान देते हैं कि ये एयर इंडिया का फ्लाइट के बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं अभी। एयर इंडिया फ्लाइट में जो पायलट थे उनका नाम था सुमित सब्रवाल एंड जो को पायलट थे उनका नाम था क्लाइव कुंदर। तो इसमें जो पायलट थे उनका 41,000 हावर्स का फ्लाइंग टाइम का एक्सपीरियंस था और ये फ्लाइट ऑलरेडी 8,000 बार टेकऑफ्स और लैंडिंग भी कर चुका है एंड 12 मंथ्स में ये अपना 700 साइकिल भी कंप्लीट कर चुका है। तो इतना अच्छा फ्लाइट होने के बाद भी ये इतना बड़ा ट्रेजेडी कैसे हो गया, यही है सबके माइंड में क्वेश्चन। और भी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये जो फ्लाइट था ये बोइंग का था। बोइंग का 787 वेरिएंट था और इसे जनवरी 2014 में एयर इंडिया परचेस किया था। एयर इंडिया प्रेजेंटली हैज 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर वेरिएंट इन सर्विस आफ्टर थर्सडे क्रैश। बोइंग 787 वेरिएंट का 33 फ्लाइट है जो अभी भी सर्विस में है और अक्रॉस द वर्ल्ड 1148 फ्लाइट है जो 787 वेरिएंट्स का है जो अभी प्रेजेंट सर्विस में है। और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो ये फ्लाइट के अंदर 233 पैसेंजर प्लस 12 क्रू मेंबर्स यानी 242 मेंबर्स फ्लाइट के अंदर थे और जो 233 पैसेंजर्स थे उनमें से 169 मेंबर्स इंडियंस थे और 53 मेंबर्स ब्रिटिश का थे, 7 मेंबर्स पोर्तुगीज और 1 मेंबर जो है वो कनाडियन। तो ये एक नेशनल लेवल का ट्रेजेडी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत ही भयानक वाला ट्रेजेडी माना जाता है क्योंकि यहाँ 169 मेंबर्स के अलावा जितने भी मेंबर्स है वो ब्रिटिश, कोई पोर्तुगीज, कोई कनाडियन यानी इंटरनेशनल लेवल का था। ये भी बताया जा रहा है कि फ्लाइट क्रैश के वजह से जो गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उन विजय रूपानी उनका नाम है, उनका भी डेथ हो गया है। तो क्रैश जो हुआ है उसमें जो बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर सीरीज है ये एक ऐसा फ्लाइट था, इतना अच्छा फ्लाइट था कि आज तक का उसका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मतलब थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से कभी क्रैश हो, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। बहुत ही अच्छा फ्लाइट माना जाता था इसे, इस वेरिएंट को। तो ये पता चल गया फ्लाइट में कितने मेंबर्स थे और मेंबर्स में भी हमारी मतलब इंडियन सिटीजन का कितने थे, बाकी सिटीजन बाकी कंट्री के सिटीजन कितने थे और ये एयर इंडिया का जो 171 फ्लाइट है वो किस कंपनी से वो परचेस किया था, उसका पायलट का एक्सपीरियंस। क्योंकि हम एक ही चीज को ब्लेम नहीं कर सकते, एक ही चीज का रीजन नहीं मान सकते कि फ्लाइट में कोई टेक्निकल इशू था, पायलट का भी अपना कंट्रोल नहीं बनाया पाया होगा और या फिर वेदर इशू हुआ होगा। तो मैं भी क्या इशू था वो बाद में पता चलेगा। तो अभी फ्लाइट के बारे में डिटेल में पता चल गया है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि वो जो फ्लाइट क्रैश हुआ किस रीजन पे हुआ। यही आर्टिकल में बताया कि जो फ्लाइट क्रैश हुआ वो एक रेसिडेंटल एरिया में हुआ था। अगर रेसिडेंटल एरिया में क्रैश हुआ तो रेसिडेंटल एरिया में किस जगह पे डैमेज हुआ, रेसिडेंटल एरिया में जो वहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर मेडिकल कॉलेज था, बीजे मेडिकल कॉलेज, वहाँ उसी के अंदर आने वाले एक बॉयज हॉस्टल भी उधर था, वही मेदिनी नगर के अंदर। तो उसके ऊपर जाके प्लेन क्रैश हो गया है और ये भी बताया जा रहा है कि
जब प्लान क्रैश हुआ था, ये सब डाटा कहाँ से लिया गया है? ये सब डाटा लिया गया है मतलब कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी बच्चों का डेथ हुआ है, ये सब डाटा द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू मिला है। तो उसके मुताबिक जब प्लान क्रैश हुआ 1:38 पीएम से टेकअप किया, उसके जस्ट 40 सेकंड के बाद जब प्लान क्रैश हो जाता है बीजे कॉलेज का बॉयज हॉस्टल के ऊपर, तब उस टाइम पे 100 एमबीबीएस स्टूडेंट अपना लंच कर रहे थे। वो लंच का टाइम पीरियड था उनका, और जब वो लंच कर रहे थे उसी बिल्डिंग के अंदर जो फ्लाइट था एयर इंडिया का, वो अपना मैनेज नहीं कर पाया कंट्रोल, कुछ भी रीजन था जिसके वजह से वो बिल्डिंग में आके क्रैश हो गया। और उसी टाइम सडनली 5 एमबीबीएस स्टूडेंट की डेथ भी हो गया है, ऐसा डाटा आया है। और 60 प्लस एमबीबीएस स्टूडेंट इंजर्ड है, ये भी डाटा में बताया गया है। ये देखो 60 मेडिकल स्टूडेंट्स इंजर्ड और 5 एमबीबीएस स्टूडेंट का डेथ बताया गया है। इसके अलावा क्या डाटा आया है और क्या डाटा मिला है? नहीं, 3 बच्चे का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा, और ये भी कुछ डाटा बताया गया है कि वहाँ के बच्चे कुछ मिसिंग है। इतना भयानक भयानक फिनोमेना हुआ है कि वहाँ मतलब अपने रिलेटिव्स ही अपने बच्चों को नहीं ढूँढ पा रहे हैं। इतना ज़्यादा हाईली मैसिव एयर फायर हुआ है, बर्न हुआ है वो एरिया। और ये भी बताया गया है कि और जो बीजे मेडिकल कॉलेज में डीएनए टेस्टिंग अरेंजमेंट किया गया है, जिसकी वजह से उनके रिलेटिव्स उन्हें पहचान पाए डीएनए टेस्टिंग के थ्रू। और जब जब ये 100 स्टूडेंट जो उनका जो लंच पीरियड था उस टाइम पे, और ये हादसा हुआ, उस टाइम जो लंच कर रहे थे वो ज़्यादातर यंग मैन थे। उनका एज ग्रुप था 18 से 22 ईयर्स का। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल ऐसे कोई ना कोई रिपोर्ट के बारे में यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसे कौन पब्लिश करता है? उसे पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस बार इंडिया का रैंक आया है 131 आउट ऑफ 148। और ये बताया जा रहा है कि ये बहुत डिक्लाइन हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस बार जो उसका रैंक आया है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। और ये भी जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है वो किस फैक्टर्स के बेसिस पे रिलीज किया जाता है। तो पहला है इकोनॉमी, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है हेल्थ, चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये चारों फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। और इस बार जो साउथ एशिया का बेस्ट परफॉर्मर कौन है? वो है बांग्लादेश, जिसका रैंक आया है 24। इंडिया का कितना रैंक आया है? रैंक तो 131 है, इंडिया का रैंक 131 है, लेकिन उसका जो जेंडर पैरिटी स्कोर है वो 64.1% है, जो कि एवरेज पैरिटी से कम है। एवरेज पैरिटी का स्कोर 68.8% होना चाहिए। और इस बार का टॉप परफॉर्मेंस कौन कौन है? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। और अगर आप लोगों को फोर्थ फोर्थ में कौन है, फोर्थ रैंक में कौन है, वो उसका भी जानना है तो वो मिल जाएगा यूके। तो इसका टॉप 10 कंट्रीज का भी यहाँ लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। और अगर इंडिया एंड इट्स नेबर्स की बात किया जाए तो बांग्लादेश का 24 है, और भूटान का 119, मतलब भूटान हमसे ऐसे पैरिटी स्कोर में आगे निकल चुका है। नेपाल का 125, श्रीलंका का 130 है, और इंडिया का 131, मालदीव्स का 138, पाकिस्तान का 148। तो इंडिया को कहीं ना कहीं इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वुमेन रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जेंडर गैप को वो मेंटेन कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।